नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के नाम जो कल से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से आपने विनोद दुआ के मुद्दे पर अपनी बात रखी, विनोद दुआ के खिलाफ हुए मुकदमों का आपने प्रतिवाद किया, जिस तरह से आपने विनोद दुआ के मुद्दे पर तेवर या तल्खी दिखाई, वीडियो बनाया, उस तरह से आप तब क्यों नहीं बोले? उस तरह से आपने तब क्यों नहीं वीडियो बनाया जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमे हुए, जब सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमे हुए? यह सवाल कल से मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। कुछ लोग तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं और मुझे पता था कि यह सवाल मुझसे पूछा जाएगा। तो आज का यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जवाब है और साथ में आप लोगों के लिए भी, जो सवाल पूछे या ना पूछे लेकिन जिनके जहन में यह सवाल होगा। यह जो बगल में आप हाफ स्क्रीन में तस्वीर देख रहे हैं, मैंने कहा है कि कभी अर्नब का मैं मुरीद हुआ करता था, आज नहीं। क्योंकि इसी क्योंकि में मेरा जवाब छिपा है और मैं सिलसिलेवार ढंग से वही जवाब बताऊंगा। तस्वीर में आप देख रहे होंगे अर्नब गोस्वामी के साथ भी मेरी तस्वीर है। एक स्टेज पर भी बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं हम। और तो और अर्नब गोस्वामी की तारीफ में आज से 8 साल पहले या 9 साल पहले अलग अलग मौकों पर कई बार उनकी तारीफ में मैंने फेसबुक पोस्ट लिखी थी और मैं उन्हें मानता था कि क्या शानदार जर्नलिस्ट है, जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर तल्ख सवाल पूछता है। और जब मैं उनकी तारीफ करता था फेसबुक और सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग नाराज भी होते थे। कितना शोर करता है, हंगामा करता है, नाटक करता है, फिर आप इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्या ऐसी बात है जो अर्नब में आपको पसंद है? लेकिन हां, अर्नब में ऐसी बात थी जो मुझे पसंद थी। वो पसंद थी और वो बात थी अर्नब का सत्ता से तल्ख और सीधा सवाल पूछना, केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों से, नेताओं से सवाल पूछना, यहां तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ संपादकों की बैठक में तीखे सवाल पूछना, और तो और हर रोज रात को 9 बजे टाइम्स नाउ के अपने शो में आकर सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछना, उस दौर में जब देश में घपले घोटाले हो रहे थे। 2010 से 2014, 11 से 14 खास दौर से मैं अर्नब का मुरीद था और उसी दौर में अर्नब की तारीफ में एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जो मैंने कल खोज के निकाला। खास तौर से जब मुझसे लोग सवाल पूछने लगे तो मुझे लगा अब यह जवाब देना चाहिए, तो मैंने वो पोस्ट निकाली और आगे बताऊंगा कि हां, मैं आज की तारीख में क्यों मुखर नहीं हुआ अर्नब के खिलाफ मुकदमे को लेकर। हालांकि मैं उनके खिलाफ जो मुकदमे हुए उसके पक्ष में नहीं हूं, जरूरत नहीं थी इस मुकदमेबाजी की, लेकिन फिर भी वो मुखरता जो विनोद दुआ की तरह है या और किसी और पत्रकार के लिए हो सकती है, वो मेरी मुखरता अर्नब के लिए क्यों नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ कि मैं बहुत बड़ा मुरीद हुआ करता था। एक फेसबुक पोस्ट है मेरी, ऐसे लोगों के लिए मैंने खोजकर ये पोस्ट निकाली। आज से 8 साल पहले मैंने लिखी थी, तब मैं न्यूज 24 का एडिटर था। न्यूज 24 जो बीएजी फिल्म्स कंपनी है, उसका बीएजी नेटवर्क का एक मीडिया संस्थान भी है, मतलब मीडिया एजुकेशन संस्थान, मीडिया इंस्टीट्यूट, उसका भी मैं हेड था। और मैं टेलीविजन पर हर रोज शो किया करता था। सबसे बड़ा सवाल, अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ थे, आज वो मालिक है, तब वो नौकरी करते थे टाइम्स नाउ में, टाइम्स ग्रुप के, और एडिटर इन चीफ थे। उस दौर में अर्नब गोस्वामी की तारीफ मैंने क्या की थी, सुनिए, और बताना चाहूंगा कि आज मैं अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को क्यों नापसंद करता हूं और क्यों मुखर नहीं होता उनके पक्ष में। जरूरत भी नहीं है उनको मेरी मुखरता या मेरा पक्ष लेने की। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, सत्ता के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, सबके हो सकता है उनसे अच्छे रिश्ते हो। जरूरत नहीं है किसी अजीत अंजुम के समर्थन की या अजीत अंजुम उनके पक्ष में कोई बात करे, मायने नहीं रखता मैं अर्नब गोस्वामी के लिए। लेकिन हां, मेरे लिए वो मायने रखते थे 2014 के पहले तक। आज मायने किस संदर्भ में रखते हैं आगे बताता हूं, लेकिन पहले कि मैं अर्नब का मुरीद था। एक पोस्ट है जो मैंने 2012 में लिखी थी, फेसबुक पोस्ट है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर हिंदी में क्यों नहीं,
अर्नब जिस ढंग से डिबेट करते हैं और घेर कर नेताओं और अभिनेताओं को मुद्दे पर लाते हैं, फिर उसे निचोड़ते हैं, सवालों के गोले से ध्वस्त करते हैं, पूरी रिसर्च और जानकारी के साथ डटे रहते हैं, हर जवाब से लोडेड काउंटर क्वेश्चन तलाश कर आक्रामक बने रहते हैं, ऐसा कोई एंकर हिंदी में क्यों नहीं है? यह मैंने अर्नब गोस्वामी के लिए आज से 8 साल पहले लिखा था। जितनी एनर्जी और जितना धारदार अर्नब का शो होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो जिस दिन अर्नब का शो नहीं देखता उस दिन लगता है कुछ मिस कर गया। आज भी जिस दिन अर्नब ने आरपीएन सिंह, कांग्रेस के नेता मंत्री थे, को घेरा, उसका जवाब नहीं। अर्नब है तो टाइम्स नाउ है। मैं तो अर्नब का दीवाना हूं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें उनकी आक्रामकता पसंद नहीं, लेकिन मैं तो अर्नब का फैन हूं, जबरदस्त फैन। अर्नब के शो से कोई दाएं बाएं की बात करके निकल नहीं सकता, क्या आप सहमत नहीं? एक संपादक, मैं खुद संपादक था, कोई ऐसा संपादक, टेलीविजन का चैनल का संपादक दूसरे चैनल के संपादक के लिए ऐसे सार्वजनिक तौर पर बयान देना, इतनी तारीफ करना कि मैं उनका फैन हूं, मैं उनका मुरीद हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं, कोई नहीं लिखता, कभी भी नहीं लिखता। देख लीजिएगा, आपस में सब जलते भूनते हैं लोग, दूसरे की तारीफ करने में बहुत तंगदिली दिखाते हैं, अपनी आत्ममुग्धता में भले रहे, दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं। तब भी मैं तारीफ करता था तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता था। कई लोग कमेंट में भी आकर कहते थे, क्या यार अर्नब तो इतना हंगामा करता है, शोर करता है, तमाशा करता है, नाटक करता है, आप क्यों तारीफ करते हैं? लेकिन हाँ, मैं तारीफ करता था, क्योंकि एक एंकर के तौर पर मुझे इसलिए अच्छे लगते थे, मैं बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे बड़े बड़े नामदार लोगों से सवाल पूछते थे। मनमोहन सिंह से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से और तमाम मंत्रियों से। उस समय देश में घपले घोटालों का माहौल था और लगातार वो तलखी, वो तेवर मुझे पसंद आती थी। और मैं भी रोज शो करता था, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद हर रोज ऐसे मुद्दे आते थे और हम लोग भी कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछते थे, डिबेट में हर तरह के गेस्ट होते थे। और मैं मौका निकालकर, मुझे लगता है, कोशिश करता था कि हफ्ते में 2-3 दिन कम से कम अर्नब गोस्वामी का शो जरूर देखूं, और खास तौर से उस दिन जिस दिन मैं उसी विषय पर, जो इशू ऑफ द डे है, उस पर मैं शो करता था। मैं इसलिए देखता था, पता नहीं कौन सा सवाल मैं छूट गया, मुझसे चूक हो गई, किस सवाल में पूछना भूल गया जो अर्नब ने पूछा। और उसके बाद अगर दिखता था कि अर्नब ने रिसर्च के साथ, जानकारी के साथ, बैकग्राउंड के साथ सामने वाले को लाजवाब कर दिया, मुझे बहुत रश्क होता था उससे। क्या आदमी है यार, क्या सवाल पूछता है। और इसलिए मैं अर्नब का शो देखता था। तमाम तमाशे, हंगामे, शोर शराबे के बाद, जिसको उस समय भी लोग नापसंद करते थे, अब तो वो क्लाइमैक्स पे चला गया। अब तो बीते 4-5 सालों से शायद मैंने 4 दिन भी नहीं देखा है, देख भी नहीं सकता, झेल भी नहीं सकता। तब क्यों पसंद करता था? क्योंकि तब वो सत्ता से सवाल पूछते थे। आज सत्ता बदल गई, जिससे तब वो सवाल पूछ रहे थे, वो 2 बार चुनाव लड़के 44 सीट और 52 सीट पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। लेकिन अर्नब गोस्वामी आज भी उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं सोनिया गांधी से, उन्हीं राहुल गांधी से, उन्हीं कांग्रेस नेताओं से जिनसे 2014 के पहले सवाल पूछते थे। तो इसलिए अर्नब गोस्वामी बदल गए। मेरी राय, एक सत्ता से सवाल पूछने वाले एक पत्रकार के तौर पर अर्नब गोस्वामी के प्रति दीवानगी या मुरीद था मैं, जो मैं लिख रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई जल्दी लिखता नहीं है, कोई इतना बड़ा दरिया दिल नहीं होता है। और तब, जबकि मुझे कोई अर्नब गोस्वामी से नौकरी नहीं चाहिए थी, मैं खुद एक चैनल का एडिटर था, वो खुद नौकरी करते थे अंग्रेजी चैनल में। मुझे नहीं पता था कि वो 7 साल 8 साल बाद कोई किसी चैनल के मालिक हो जाएंगे, और मालिक हो जाएंगे और मुझे कोई ऑफर करेंगे, और अगर करते तो न वो करते, उनके खांचे में ना मैं फिट था या होता, न मेरे खांचे में वो फिट है, दोनों एक दूसरे के लिए अनफिट है। तब उनकी पत्रकारिता सत्ता के खिलाफ थी, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता था। अब उसी दौर में कई बार ऐसा भी हुआ कि जो न्यूज 24 का जो मीडिया संस्थान था, उसके लिए मैंने उनको बतौर स्पीकर बुलाया। मैंने खुद फोन किया, मैसेज किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, प्रिविलेज कि अर्नब गोस्वामी हमारे संस्थान में आए और मंच पर हमने शेयर किया, किसी विषय पर बात की, सामने स्टूडेंट होते थे, और मैं बहुत रश करता था अर्नब से। रश क्यों करता था? सवाल पूछने के अंदाज से। रश क्यों करता था? सारे बड़े बड़े नेता आते थे और अर्नब गोस्वामी, जिसको हिंदी में बिहार की भाषा में बोले, चीट लगता था, कपड़े फाड़ दिए। बहुत सारे लोग न्यूज रूम में मुझसे असहमत होते थे, लेकिन मैं पसंद करता था।
ये इसलिए जरूरी है, किस अर्नब को पसंद करता था जो सत्ता से सवाल पूछता था? किस सत्ता से? कांग्रेसी सत्ता से, यूपीए की सत्ता से, राहुल गांधी की सत्ता से, सोनिया गांधी की सत्ता से। आज आप क्या कहते हैं? जब मैं कुछ भी इस सत्ता से सवाल पूछता हूं तो आप तुरंत मुझे कहेंगे कांग्रेसी एजेंट है, सोनिया गांधी का एजेंट है, राहुल गांधी का एजेंट है। जहां मैं गया नहीं, मिला नहीं, लेना न देना, किसी तरह से किसी नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो मैं अर्नब गोस्वामी का मुरीद नहीं होता और ऐसे लिखता नहीं। ऐसे कई बार लिखा मैं अर्नब गोस्वामी के लिए, और आज इसलिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। पता नहीं अर्नब को पता होगा कि नहीं मैंने लिखा, लेकिन हां, मैं कई बार शो के लिए उनको टेक्स्ट भी करता था, उनके शो के बाद उनको मैसेज भी करता था और हमारी बातें होती थी, बात तक हुई। खैर, बीते 5-6 साल से डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि दोनों की दुनिया अलग हो गई। मुझे नहीं पता था कि अर्नब गोस्वामी 2014 के बाद अर्नब गोस्वामी का दूसरा अवतार हो जाएगा। तो जब दूसरा अवतार हो गया तो फिर मेरी राय बदल गई। तो मैं क्यों उनके बचाव में मुखर रहूं, और उन्हें जरूरत भी नहीं है। अब अर्नब गोस्वामी पर मामला और आरोप क्या है वो बताने से पहले कि बीते 6 साल में आपने कभी देखा है कि अर्नब गोस्वामी ने सत्ता सरकार से कोई सवाल पूछा हो? अब कह सकते हैं कि भाई सरकार में कोई घोटाला ही नहीं हुआ, घपला ही नहीं हुआ, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, तो सवाल क्या पूछेंगे? अरे भाई, बीते 6 साल में जो सरकार, देश में जो पार्टी सरकार चला रही है, 1.5 दर्जन राज्यों में जिसकी सरकारें हैं, 1000 विषय ऐसे हुए होंगे जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर, जीएसटी से लेकर, लॉकडाउन से लेकर, मजदूरों की त्रासदी से लेकर दर्जनों फैसले, न जाने कितने मुद्दे थे। महंगाई से लेकर डीजल, पेट्रोल, न जाने कितने मुद्दे, सरकारों को तोड़फोड़ से लेकर, राज्यसभा से लेकर, गोवा में जिस तरह से हुआ, अरुणाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कितने सवाल थे। लेकिन हर बार उनके सवालों की जद में कांग्रेस विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष। अब कहेंगे सवाल नहीं है। आज सवाल चाइना का सवाल है, नेपाल का सवाल है। अब पूछिए तो किसकी सरकार है? भाई, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लोग आज नाराज हो जाएंगे अगर लगेगा कि आप चाइना पर सवाल पूछते हैं। बीजेपी के मंत्री आकर नाराजगी जता जाते हैं कि चाइना पर सवाल कोई क्यों पूछ रहा है। राहुल गांधी से भी नाराज होते हैं। लेकिन अगर आप उनके ट्वीट देखें, उनके आप बयान देखें, पीछे चले जाइए, 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, 2013 में राजनाथ सिंह क्या कहते थे, आप देखिए चाइना पर क्या कहते थे, क्या सवाल पूछते थे। तो उन्हीं के वीडियो निकालिए, उन्हीं के ट्वीट निकालिए और उनसे सवाल पूछिए। फिर जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको एक जैसे मैं बयान सुनाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आप देख सकते हैं कि कैसे वो तब चाइना को लेकर 12-13 में भी ऐसी स्थिति चीन के साथ थी। तो जितनी तलखी से तब वो मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री है। तो सवाल पूछिए ना। पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, सत्ता से, सिर्फ विपक्ष से नहीं। अब जैसे मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। मैं ये बयान है राजनाथ सिंह का, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखिए ये बयान है, सुनिए। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं बहनों भाई। यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते। तब अपोजिशन में थे। अगर इस तरह से वो सवाल तब उठा रहे थे चीन पर, और आज आज उन्होंने, राजनाथ सिंह का आज भी बयान है कि हम भारत की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, लोग भरोसा करें, सही है। लेकिन सवाल तो पूछा जाए कि क्या हो रहा है नेपाल में, कैसे नेपाल ने नक्शा पास कर दिया, कैसे एसएसबी के भारत नेपाल सीमा पर गोलीबारी हो गई, मार दिया एक भारतीयों को, चाइना को लेकर 20 सवाल। आप घेरिए तो, पूछिए तो, यही काम है पत्रकार का। अगर ये काम अर्नब गोस्वामी नहीं कर रहे तो जाहिर है अर्नब गोस्वामी बदले मैं तो ऐसा ही हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सत्ता से सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। विपक्ष चूक करे, विपक्ष से भी पूछिए, लेकिन कितने साल तक, 6 साल हो गया विपक्ष से ना। जो काम, जो जिम्मेदारी, सरकार चलाना, सरकार के फैसले करना, नीतियां तय करना, देश की आबादी के लिए योजनाएं बनाना,
फैसले करना, फंड देना, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। तो ज्यादा सवाल किससे होंगे? सरकार से। अर्नब किससे सवाल पूछते हैं? विपक्ष से। अब आते हैं अर्नब पर मुकदमे पर कि अर्नब पर मुकदमा क्यों हुआ। अर्नब पर मुकदमा हुआ पालघर की घटना को लेकर। पालघर की घटना क्या थी आप सबको पता है। पालघर में जिस ढंग से साधुओं की हत्या हुई, लिंचिंग हुई, उस लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम की तलाश अर्नब गोस्वामी और बहुत सारे पत्रकार, सुधीर चौधरी भी उसमें शामिल है, इन लोगों ने शुरू की। लेकिन निकला क्या? उसमें एक शुएब का नाम आया। शुएब था क्या? जांच से क्या पता चला? और किस तरह से दिन रात माहौल बनाया गया? और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, आप वहां उद्धव ठाकरे की नाकामी बोलिए, पुलिस की नाकामी बोलिए, लिंचिंग हुई, सब जघन्य है। लेकिन जिस तरह से अर्नब गोस्वामी उसमें भी विपक्ष को घेरने की कोशिश करते करते सोनिया गांधी के लिए अगर ये बोलने लगे कि सोनिया गांधी आज मन ही मन खुश हैं, इटली फोन करके बोल रही होंगी, इटली रिपोर्ट करेंगी कि देखो जहां मैंने एक सरकार बना ली है वहां पर हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी ने सुपारी दी थी या सुपारी ली थी? या सोनिया गांधी ने वहां कुछ लोगों को डिप्यूट किया था कि इन संतों को मारो, और उसके बाद सोनिया गांधी यहां से फोन करके इटली बता रही होंगी, रिपोर्ट दे रही होंगी कि देखो मैंने मरवा दिया जहां हमारी सरकार है? अरे कुछ भी एब्सर्ड आप बोलोगे तो कहां पत्रकारिता हुई? और एब्सर्ड अगर है तो आप झेलिए। उसके बाद भी कि मैं कहता हूं मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर भी। और उसके बाद आप जहर दिन रात घोलते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप बोलते बोलते कहते हैं कि देश के 80% हिंदू है और आप उसकी नुमाइंदगी करने लगते हैं। मैं मानता हूं आप देश की नुमाइंदगी करिए। आप सरकार का कवच बनते हैं, नेताओं का कवच बनते हैं, विपक्ष को निशाने पर रखते हैं, हिंदू मुस्लिम जहर फैलाते हैं। तबलीगी जमात की बात करते करते आप कोरोना वायरस, कोरोना बम, इटली का पता नहीं क्या क्या साजिश कहते हुए आप कहते हैं देश में साजिश हो रही है। ये इटली से लोग आए भारत को, माफ करें, तबलीगी जमात के लोग आए भारत को इटली बनाने के लिए, और जिस शोर शराबे चीख चिल्लाहट के साथ लोगों को बेइज्जत करना, लोगों को ह्यूमिलिएट करना, और सिर्फ विपक्ष के लोगों, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों पंच बैग बनाकर बेइज्जत करना, मुस्लिम को विलेन बनाने की कोशिश करना, और हिंदू हृदय सम्राट एंकर होना, तो माफ करिए ये पत्रकारिता नहीं है। और अगर ये पत्रकारिता नहीं है तो मैं उनको नहीं पसंद करता हूं। और सबसे बड़ी बात, सत्ता से सवाल पूछना। मैं तब पसंद करता था जब वो सत्ता से सवाल पूछते थे। सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की। आज मुझ पर आप क्या इल्जाम लगा देते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, या मैं 10 जनपद का हूं, मैं एजेंट हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। अगर ये सब होता तो अर्नब का मैं मुरीद तब नहीं होता जब उसी कांग्रेस से अर्नब गोस्वामी ने 10 से लेकर 14 तक सवाल पूछते हुए सुपरस्टार बने, जब बहुत सारे लोग उनको नापसंद करते होंगे। और हम जैसे लोग भी रोज कांग्रेस से ही सवाल पूछते थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, आरोप कांग्रेस पर थे, घोटाले कांग्रेस राज में थे। कोई भी वीडियो यूट्यूब पर मेरे इंटरव्यू उठाइए, दुनिया भर के इंटरव्यू होंगे, मुलायम सिंह से लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मेरे ख्याल से सलमान खुर्शीद, और भी नेताओं के इंटरव्यू होंगे। जब जब ऐसी बातें होती थी हम लोग कांग्रेस को घेरते थे। सलमान खुर्शीद जाकर फर्रुखाबाद में बोला है कि सोनिया गांधी बाटला हाउस की तस्वीर देखकर रो पड़ी। हम लोगों ने दिन भर कहा भाई ये क्या तमाशा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता वो होती है जो ताकतवर, सत्ता, जिसकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, जिसकी जनता जवाबदेही है, जिसे जनता ने चुना है, अगर वो वादे दावे जो उसने किए, उसकी नीतियां अगर पॉलिसी पैरालिसिस है, तो उस पर सवाल उठाएं और उसको कटघरे में खड़ा करें। जब अर्नब गोस्वामी ये कर रहे थे 2014 से पहले, तो अर्नब गोस्वामी का मैं मुरीद था। हम जैसे लोग जब 30 साल पहले, 32 साल पहले पत्रकारिता में आ रहे थे, तो यही सोच कर आए थे। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, यही सोच कर आए थे कि सत्ता में जो भी सरकार होगी, सिस्टम होगा उसके खिलाफ लिखेंगे। और कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि मेरे जैसा आदमी 90 में जब चंद्रशेखर ने 52 या 56 सांसदों के साथ बीपी सिंह की सरकार गिरा दी राजीव गांधी के समर्थन से, और मैं कल का जिक्र किया, लेकिन 24 साल उम्र थी, अमर उजाला की नौकरी करता था, और ब्यूरो चीफ मुझे भेज देते थे, और वहां जाके चंद्रशेखर से, एक होने वाले प्रधानमंत्री से लेकर एक निवर्तमान प्रधानमंत्री तक उनसे सवाल पूछते थे। देवीलाल से, यशवंत सिन्हा से, सुबोध कांत साय से, जयपाल रेड्डी से, कितने लोगों से। उसके बाद वही चीज 5 साल नरसिंह राव के सरकार के समय हुआ। राम लखन सिंह यादव, अजीत सिंह, तमाम गठबंधन से जैसे तैसे जहां मौका मिलता था वहां हम लोग सवाल पूछते थे। 96 में वैसा ही हुआ,
गठजोड़ से जैसे तैसे सरकार बनी, पहले देवेगौड़ा फिर गुजराल, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था बड़े बड़े नेताओं का, आसान एक्सेस होता था। तब ये आज का जमाना नहीं था और एकदम हम लोग सीधा, कम उम्र के लोग थे तब भी बिना डरे सवाल पूछते थे, क्योंकि नेताओं से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई पर्सनल सेटिंग गेटिंग नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, आज भी नहीं है, तो सवाल पूछते थे। इसलिए भीतर से एक मानसिक, क्या बोलते हैं, एक मानसिक आपकी स्थिति है कि आप चाहते हो कि जो सत्ता है उससे सवाल पूछो, उसके प्रति, उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाओ, उससे पूछो कि आपने ये कहा, ये किया क्यों नहीं। 2004 की बात बताता हूं, बीएजी फिल्म्स में ही था मैं, और पोल खोल एक प्रोग्राम हम लोग स्टार न्यूज के लिए बनाते थे, कई प्रोग्राम बनाते थे, उसमें पोल खोल था, शेखर सुमन उसके एंकर थे, और चुनाव हो रहा था 2004 का। उस समय वाजपेयी का माहौल दोबारा बना था, इंडिया शाइनिंग, प्रमोद महाजन उनके कैंपेनर थे, चुनाव प्रबंधक, और किसी को पता नहीं था कि वाजपेयी दोबारा नहीं आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। माना जा रहा था कि वाजपेयी आएंगे, ऐसा माहौल देश में था। लेकिन पोल खोल में हमारे रिपोर्टर्स जाकर अरुण जेटली से और प्रमोद महाजन से और लोगों से, जिससे भी बीजेपी के नेता मंत्री मिलते थे, वेंकैया नायडू उसमें पार्टी अध्यक्ष थे, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा, 2004 में अध्यक्ष थे, जिससे भी होता था सवाल पूछते थे। और उसके बाद पोल खोल में हम लोग, जब मैं खुद उसकी स्क्रिप्ट लिखता था, जमकर खिंचाई हम सरकार की करते थे बिना परवाह किए हुए, और वैसे ही कांग्रेस की भी करते थे बिना परवाह किए हुए। तो मेरा कहने का यह आशय है कि हर दौर में हम लोगों ने वैसे काम किया। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सरकार से सेटिंग होगी, जिनकी किसी मंत्री से सेटिंग होगी, जो दरबारी होंगे, हर दौर में दरबारी रहे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, हर दौर में रहे। और मैं दरबारियों के नाम जानता हूं, 2004 के दरबारी, 2009 के दरबारी, उसके पहले के दरबारी, बीच के दरबारी, और दरबारियों को क्या क्या मिला वो भी मैं जानता हूं, आज भी दरबारी हैं। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर पत्रकार, कुछ लोगों को छोड़ दें तो 2014 के पहले थे जो पत्रकारिता कर रहे थे, जो सत्ता के साथ खड़े होने को पत्रकारिता नहीं समझते थे। हमें न्यूज रूम में ऐसा नहीं दिखने को मिलता था कि ज्यादा बड़ी आबादी खड़ी हो जाए कि फला जी के, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने में ही पत्रकारिता है, प्रधानमंत्री जी का मतलब देश है, ऐसा नहीं था। आप कहेंगे वो घपले घोटाले वाली सरकार थी तो कैसे होता, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा यह है कि अब पत्रकारिता वो रह नहीं गई जो 2014 के पहले की, क्योंकि आज आप मान रहे हैं कि सरकार का कवच बनना, सरकार का बचाव करना, और सरकार की तरफ से विपक्ष को प्रवक्ता के तौर पर जवाब दे देना, यह भी एक पत्रकारिता है। क्योंकि आपका फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर में आप खुश होते हैं, फॉलोड बाय मोदी जी में आप खुश होते हैं, आप उनको प्लीज करने के लिए भी काम करते हैं। तो मेरा सिर्फ यह कहना है, मैंने अपनी बात मोटे तौर पर कल भी कही थी, फिर मैं कह रहा हूं कि जिस भी दौर में जब भी हुआ, और जब भी आगे आने वाले वक्त में भी, पत्रकार का काम सरकार से, सरकार का क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, सरकार के फैसले नीतियों के प्रति करना, निगाहबान होना, वॉचडॉग जिसको कहते हैं वो होना, वो हमारा काम है। और हम लोग यही सोचकर पत्रकारिता में आए थे। वो आज भी 30 साल बाद भी हमारे भीतर बची हुई है, बहुत सारे लोगों के भीतर बची हुई, लेकिन जिनके भीतर हिंदुत्व की भावना जागृत हो गई, वो पत्रकार से पहले हिंदू बन गए, या उनके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर नफरत पैदा हो गई, और वो बाबर का फैसला जुम्मन से करने के चक्कर में आ गए, ये प्रवृत्ति उनके भीतर आ गई, तो पत्रकार नहीं रह गए। ऊपर से भले वो किसी अखबार या टीवी में पत्रकार हो, लेकिन पत्रकार है नहीं, दिमाग उनका पोल्यूटेड है, या दिमाग में उनके जहर है, या दिमागी तौर पर वो सत्ता के साथ है, या किसी पार्टी या किसी विचारधारा के साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोग पहले भी रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग आज हैं, पहले, ये हमेशा होता रहा। हमेशा प्रिविलेज तबका ऐसा रहा है जो पत्रकारिता में रहते हुए उसने फायदे कमाए और फायदे उठाए। तो इसलिए, और सुधीर चौधरी की बात आखिर में संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहूंगा कि सुधीर चौधरी से लोग विनोद दुआ की तुलना कर रहे हैं। सुधीर चौधरी किन वजहों से जेल गए थे, 1 महीने क्यों जेल गए थे, उनका वीडियो एविडेंस यूट्यूब पर मौजूद है, देख लीजिए। और अगर आप उनको मानते हैं कि उसके बाद भी वो महान है और वो महान काम कर रहे थे, वो करते हुए, जिसमें वीडियो में दिख रहे हैं 100 करोड़ मांगते हुए, जिसपे मुकदमेबाजी हुई, बाद में समझौते हो गए, जो जिस वजह से भी केस खत्म हो गया, तो आप उन्हें महान मानते हैं, तो आप उन्हें महान मानिए, मैं उनको दूर से नमस्कार करता हूं। इसके अलावा उनके बारे में बोलने के लिए, मैं जानता हूं उनको, मेरे घर वो आए हैं, मैं उनके घर गया हूं सालों पहले, तो मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से,
तो उसके बाद उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। देश का बहुत बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देश की सबसे अधिक चिंता उनको है। बाकी सारे उनसे असहमत पत्रकार, डिजाइनर पत्रकार हैं, लुटियन के पत्रकार हैं, पर न जाने क्या क्या है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, सबको उन्होंने तमगा दे रखा है। खुद क्या है, नमस्कार करता हूं। इससे ज्यादा शब्द उनकी शान में नहीं है मेरे पास। फिलहाल मैं इस बात को यहां खत्म करते हुए, हम जैसे लोगों को भी जब मजदूरों की बात हमने की तो किसी ने बौद्धिक गिद्ध कह दिया, देशद्रोही कह दिया, टुकड़े टुकड़े कह दिया। अरे भाई, जब देश में ऐसा माहौल बना दोगे कि पत्रकारिता का मतलब ही है कि आप सरकार के प्रति जवाबदेह हो जाइए, सरकार की चाटुकारिता करने लगिए, और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं वो वामपंथी हो गए, कांग्रेसी हो गए, 10 जनपद के दलाल हो गए, सोनिया गांधी के एजेंट हो गए, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा।